नेक्स्ट फिर एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब आपको कैलकुलेशन करके कुछ फॉर्मूले बनाने हैं और उन फॉर्मूलों को बार बार यूज करना है। उससे आप बिना डायग्राम बनाए ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो कैलकुलेशन करके। जैसे ये वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी दे रखा है। मैं पहले आपको फॉर्मूले बता देता हूं किस तरीके से डिराइव होते हैं। और ये एंगल है मान लो थीटा। मुझे दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी इसमें कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ए बी और थीटा की टर्म्स में, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका वेक्टर ए से या बी से एंगल कितना बनेगा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में है रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करो और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो। तो वेक्टर ए के पैरेलल आपको यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, वेक्टर ए के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वेक्टर बी के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बन गया पैरेललोग्राम। फिर इसमें ये वाला जो डायगोनल होगा ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स की टेल कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला डायगोनल क्या होता है इस पैरेललोग्राम का, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। आया समझ में? पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं ना, एक तो ये वाला डायगोनल होगा और एक ये वाला। तो आपको कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका वेक्टर ए से जो एंगल है वो मान लो अल्फा है। तो एक तो आपको अल्फा बताना है मान लो, और दूसरी चीज क्या बतानी है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा अपने पास में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए और बी और थीटा की टर्म्स में। ठीक है, देखो इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी है बस आपको। सबसे पहले मैं ये जो वेक्टर ए वाली लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और ये जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं पी। यहां से इसके ऊपर, यहां से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो एम। अब एक चीज बताओ, वेक्टर बी के पैरेलल मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ करी थी, तो जितना एंगल यहां पे है ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और तीसरी लाइन उसको काट रही है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो वेक्टर बी के पैरेलल ही मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ये थीटा, तो यहां पे भी थीटा। एंगल के सामने ये वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या होती है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। क्या हाइपोटेनियस की लेंथ हमको पता है? हाँ, ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो इसको बी लिख देता हूं मैं। भाई इस वाली साइड के पैरेलल तो ये लाइन ड्रॉ करी थी, तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना इसका होगा। तो ये वाली जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो मैंने बी लिख दिया। एंगल के सामने मैंने बोला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो बताओ अगर मुझे ये वाली साइड बतानी हो, अगर मुझे ये वाली साइड बतानी हो तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, हाइपोटेनियस मुझे पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या रिलेशन होता है दोनों में, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी कि पी एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी कि बी। तो बताओ कि ये वाली साइड क्या आ गई, ये होगी पी एम, जो कि बराबर आएगी बी साइन थीटा के। इसी तरीके से अगर ये वाली साइड फाइंड करनी हो, है ना, इसको यूज करेंगे आगे कैलकुलेशन में, इसलिए मैं ये दोनों साइड्स फाइंड कर रहा हूं। ये वाली साइड क्या आएगी, तो एंगल से जुड़ा हुआ एक तो होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनियस। मैंने यूज किया कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बेस। इसको मैं यहां से यहां तक की लेंथ को ए एम बोल देता हूं, चलो एक बार ए एम, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी कि बी। तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ए एम इक्वल टू बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल ज्योमेट्री यूज करी है मैंने। ठीक है, अब आपके पास में यहां ये पॉइंट ओ मान लो, ओ से लेके एम तक की क्या टोटल लेंथ आ गई। भाई ये वाली लेंथ कितनी है, वेक्टर ए के बराबर, ये बी कॉस थीटा। तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक की मैं लिख देता हूं, चलो ये हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। और ये वाली साइड क्या है यहाँ पे, बी साइन थीटा के बराबर, है ना। तो देखो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, दिखा क्या, ओ पी एम। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो भाई, ओ पी एम क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अरे बोलो तो, रेस्पॉन्स तो दो, है ना। ओ पी एम क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ जी। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बराबर
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की लेंथ क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर दो। थोड़ा सोल्व कर दो इसको, यह आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और इसको मैंने कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 बन गया। बाकी क्या बचा, 2ab कॉस थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा आपके। जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, उनके बीच का एंगल दे रखा हो, ये फॉर्मूला चिपका देना, ठीक है। एक चीज तो ये कैलकुलेट हो गई। दूसरा, ये एंगल अल्फा कितना होगा, तो वापस इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। एंगल से जुड़ा हुआ एक तो होता है बेस, एक इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर आपको पता है बी साइन थीटा, बेस आपको पता है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, टेन, और ये एंगल कितना है अल्फा, तो मुझे टेन अल्फा लिखना पड़ेगा। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अपना आंसर आ गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल कितना होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन अगर बोले क्वेश्चन में नहीं जी हमको तो वेक्टर बी से एंगल बताओ, ये एंगल बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल बी पूछा जाए तो हम लिखेंगे टेन बीटा बराबर, अब देखो रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल मेजर किया था तो ये आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर रिजल्टेंट का वेक्टर बी से एंगल पूछ ले तो आपको ए और बी को इंटरचेंज कर देना है, बी की जगह ए आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि पहले हम वेक्टर ए से एंगल मेजर कर रहे थे, अब हम वेक्टर बी से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ए और बी को क्या कर देंगे फॉर्मूले में इंटरचेंज। क्या फॉर्मूला बन गया, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। आप इनमें से एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। भाई अगर वेक्टर ए से पता है फॉर्मूला तो बी से पूछे तो क्या करना है, भाई एक काम तो ये कर सकते हो कि टोटल एंगल थीटा पता हो तो अल्फा पता है तो बीटा के लिए थीटा माइनस अल्फा कर देना, या तो वो कर दो या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना, है ना। आया समझ में, आसान है एकदम। तो ये दोनों फॉर्मूले है ना, एक तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी हम एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बिना डायग्राम बनाए अगर हमें आंसर फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूले उसमें यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, अगर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अगर आपको ध्यान होंगे तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन काफी छोटी हो जाएगी अपनी। पहली चीज, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, चलो फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा अल्फा उसके लिए बना टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये तो हमको पता है, ये हमने अभी डिराइव किया फॉर्मूला। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 पुट करोगे कॉस 0 1 होता है, तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, तो हम लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 0 देन रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनके बीच का एंगल 0 होता है, और कॉस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, 0 डिग्री एंगल पे 1 आती है, तो उस केस में आपको रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम कितना, a प्लस बी। और रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। 5 न्यूटन का फोर्स इधर है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर है, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 15 न्यूटन। डायरेक्टली ऐड कर लो, और कौन सी डायरेक्शन में आएगा, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में थीटा 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये बन गया 0 अपॉन ए प्लस कोस 0 1 होगा, तो a प्लस बी, यानी कि
जीरो अपॉन समथिंग, आंसर जीरो बना, टेन अल्फा जीरो, अल्फा की वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल बनेगा 0 डिग्री, सीधा याद रखो। अगर दूसरा केस, अगर एंगल थीटा 180 डिग्री हुआ तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर थीटा 180 पुट करोगे, कॉस 180 -1 होता है, उस केस में आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये बनेगा रिजल्टेंट मिनिमम कितना, a माइनस बी के बराबर। बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करना है, वैसे ऐसे याद रखो, कोई जरूरी नहीं है वेक्टर a बड़ा हो, b भी बड़ा हो सकता है, तो b माइनस ए कर देना, रिजल्टेंट किधर आएगा फिर, तो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पर्सन है, मान लो ये आप हो, आपको आपका एक दोस्त इधर पकड़ के खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, इधर दूसरा दोस्त पकड़ के खींच रहा है 15 न्यूटन के फोर्स से, तो आप किधर जाओगे, इधर जाओगे, कितने फोर्स से, तो 15 - 10 यानी कि 5 न्यूटन के फोर्स से आप इधर मूव करोगे, मतलब बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में क्या आएगा, रिजल्टेंट। कैसे फाइंड किया, दोनों को माइनस कर लिया तो 5 न्यूटन का फोर्स आ गया, ऐसे करना है। आया समझ में, रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं, ये दो वेक्टर है, मान लो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ए और बी, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, मतलब वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम बीचों बीच आएगा, मतलब ये अगर पूरा एंगल थीटा हो तो ये आधा एंगल कितना होगा, θ/2 होगा। रिजल्टेंट कहां पे आएगा, हमेशा जो इसका एंगल होगा उसके बाइसेक्टर पे आएगा, एकदम बीच में आएगा। लेकिन अगर इनमें से एक छोटा और एक बड़ा वेक्टर है तो क्या करोगे, ये वेक्टर ए है जो कि बड़ा है, ये वेक्टर बी है जो कि छोटा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, देखते हैं अभी, देखते हैं किधर आता है। वेक्टर ए के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, वेक्टर बी के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, फिर ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो ये वेक्टर रिजल्टेंट किसके ज्यादा पास आ रहा है, वेक्टर ए के या वेक्टर बी के, ये एंगल छोटा दिख रहा है मुझे तो, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के ज्यादा पास है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, वेक्टर बी से ये दूर है। इसका मतलब जब भी दो अनइक्वल वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर के ज्यादा पास आएगा, बड़े वाला जो वेक्टर होगा ना इनमें से उसके ज्यादा पास आएगा, ही उसकी तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा, है ना, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, कोई कोई जगह पे ये कैलकुलेशन में भी आपके काम आएगा। अगला पॉइंट, अगर मान लो कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, ये रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका भी एक फॉर्मूला टाइप बना लेते हैं। तो देखो, अगर मैं ए और बी को बराबर ही लिख दूं, यहाँ पे बी को भी ए लिख दो, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये आया 2a स्क्वायर, इधर भी 2a स्क्वायर है, कॉमन ले लो तो इधर तो बचेगा 1, इधर बचा कॉस थीटा। थोड़ा और सॉल्व करो, ये आएगा 2a स्क्वायर, अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, देखो ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर, और जो यहां पे एंगल है उसका हाफ करके लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर, और जो यहां पे एंगल है उसका हाफ करके लिख दो। अगर यहां 2 थीटा है तो यहां पे क्या आएगा, थीटा आएगा, अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे उसका हाफ यानी कि θ/2 आएगा। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो ये देखो 2 × 2 4 बन गया, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 बाहर आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बाहर आ जाएगा, है ना, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए बाहर आएगा ना, अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ हट जाएंगे, कॉस स्क्वायर θ/2 से कॉस θ/2 बाहर आ गया। तो बन गया फॉर्मूला एक कि जब भी दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो एकदम बीच में आता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 2a cos
थीटा बाई 2 होता है। फिर इसका भी एक स्पेशल केस बना देते हैं कि इफ थीटा अगर 120 डिग्री हुआ तो, अगर थीटा 120 डिग्री हुआ तो क्या होगा भाई, दो वेक्टर बराबर हैं कुछ ऐसे, ये हैं तो बराबर लेकिन 120 डिग्री एंगल पे हैं, वेक्टर ए और बी आपस में बराबर है लेकिन 120 डिग्री एंगल पे है, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो थीटा अगर 120 डिग्री पुट करोगे इस फॉर्मूले में, अगर ए और बी बराबर है तो ये आंसर आया। इसमें थीटा 120 पुट कर दो, आप थीटा 120 पुट करोगे तो ये बनेगा 120/2 यानी कि cos 60, cos 60 1/2 होता है, 1/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, रिजल्टेंट आया ए के बराबर। यानी कि अगर दो वेक्टर बराबर हैं, दो वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, अगर दो वेक्टर बराबर है और उनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। उनका रिजल्टेंट भी किसके बराबर आएगा, ए और बी के बराबर ही आएगा। अगर ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन ही आएगा और एकदम बीचों बीच आएगा। एंगल कितना होना चाहिए लेकिन उसके लिए 120 डिग्री, कितना होना चाहिए बोलो, 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए। स्पेशल केस है, काफी काम आता है। इसके अलावा अगला रूल, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है, चाहे a प्लस बी लिख दो या फिर b प्लस ए लिख दो, आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, ठीक है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, यानी b और c को पहले ऐड करेंगे फिर a में ऐड करेंगे, तो ये बराबर आएगा a प्लस बी, चाहे आप ऐसा कर लो, पहले a और b को ऐड कर लो उसके बाद में इसमें c ऐड कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इनमें। पहले b और c को ऐड किया फिर जो भी आया उसमें a ऐड कर दो, या पहले a और b को ऐड कर लो, जो भी आया उसमें वेक्टर c को ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ। उसको भी फॉलो करता है ये, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। अगर हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर हमें मिनिमम चाहिए तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये बोले कि मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनका मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, दोनों का मैक्सिमम कितना होगा a प्लस बी, मिनिमम कितना होगा a माइनस बी, और क्या उसके बीच में भी कोई वैल्यू आ सकती है, हाँ आ सकती है। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कुछ आएगा। भाई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट आया मैक्सिमम, दोनों अपोजिट है तो रिजल्टेंट आया मिनिमम। तो अगर एंगल थीटा 0 या 180 के अलावा कुछ हुआ तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही तो आएगा कुछ। यही तो मतलब हुआ मैक्सिमम और मिनिमम का, कि मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी आ सकती है इन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट की, और मिनिमम इतनी आ सकती है। तो याद रखना है कि जब भी हमें ये बताना हो कि ये दो वेक्टर्स इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, रिजल्टेंट क्या क्या आ सकता है, तो कैसे चेक करोगे, आप उन दोनों का मैक्सिमम फाइंड कर लो, मिनिमम फाइंड कर लो। एक तो मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है और उनके बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक वेक्टर है 10 न्यूटन, एक वेक्टर है 5 न्यूटन, 5 की जगह चलो मैं 3 न्यूटन ले लेता हूं, तो बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा, मैक्सिमम 13 आएगा और मिनिमम 7 आएगा। तो 7 और 13 के बीच में तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। अगर मैं किसी थीटा एंगल पे इनको लगा दूं तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में यानी कि 13 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, 8 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 11 भी आ सकती है। वो एंगल पे डिपेंड करेगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि क्या आंसर आएगा। ये चीज भी समझ में आई क्या आपको, है ना। इसको भी यूज करने वाले हैं हम लोग आगे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and 5 मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री बता रखा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक का मैग्नीट्यूड 10 है दूसरे का 5। ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 के बराबर, ये वेक्टर बी है, सॉरी ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये छोटा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 के बराबर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 के बराबर। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and 5 मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना बताया 120 डिग्री विद ईच अदर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10। तो ये जो
10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, इससे आपको रिजल्टेंट का एंगल बताना है और एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। एक तो ये एंगल अल्फा बताना है और एक रिजल्टेंट कितना आएगा वो बताना है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो फॉर्मूला चिपका दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लगा दो। अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ए कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू काफी काम आती है भाई अपने। कॉस 120 होता है -1/2, -1/2 होता है ये। तो ये तो आ गया 100, ये आ गया 25। अच्छा ये माइनस का 1/2 आएगा तो माइनस तो आगे चला जाएगा और जो अपॉन में 2 आएगा उससे ये 2 कैंसिल, तो ये माइनस का 50 आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे। यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना आया, ये सॉल्व करोगे तो 75 आया। क्या 75 को हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं? तो 25 से कितना बाहर जाएगा 5, अंडर रूट में कितना बचेगा 3, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5√3 के बराबर। और रिजल्टेंट का एंगल क्या आएगा वेक्टर ए से, तो उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लगा दो। देखो बी कितना है, बी है 5 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ए कितना है 10 प्लस बी कितना है 5 कॉस 120 डिग्री। तो बताओ जी 5 साइन 120 कितना, साइन 120 कॉस 30 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 के बराबर। और ये आएगा 10 और ये cos 120 -1/2 यानी कि -5/2 बन गया। तो ये ऊपर देखो नीचे आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले ऊपर देख लेते हैं। 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 मैंने नीचे लिख दिया, ये वाला 2। और नीचे कितना बचा, देखो 10 में से 5/2 माइनस करो, तो अगर आप 2 एलसीएम लेके लिखोगे तो ये आएगा 20 - 5 यानी कि 15/2। 15 मैंने नीचे लिख दिया और 2 ऊपर चला गया इसका, तो 2 से 2 उड़ जाएगा और फाइनली आंसर क्या आएगा 10 अल्फा बराबर, देखो ये 2 तो 2 से कैंसिल, ये 5 भी कैंसिल करोगे तो √3/3। अच्छा √3/3 का मतलब तो ये हो गया √3/3 यानी कि 1/√3 हो गया ये तो। और 10 अल्फा की वैल्यू 1/√3 कब आती है, जब अल्फा 30 डिग्री होता है। यानी कि एंगल कितना आया अपने पास में 30 डिग्री आ गया रिजल्टेंट का वेक्टर ए से। आया समझ में, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इफ a इक्वल टू b एंड c इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ a, देन फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। a b और c के बीच का एंगल बताना है। देखो जब भी वेक्टर a b c इन तीनों का सम 0 आ जाए या n नंबर ऑफ वेक्टर्स दे रखे हो, अगर उनका सम 0 आ जाए तो इससे एक सिंपल सी बात ये पता चलती है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे सारे के सारे, मतलब सारे के सारे इस तरीके से वेक्टर अप्लाइड होंगे कि वो घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है। यानी कि तीनों वेक्टर्स का सम अगर 0 है, इसका मतलब इससे एक ट्रायंगल बनेगा और तीनों वेक्टर क्या होंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ए और बी यहाँ पे बराबर है और जो सी है यानी कि जो वेक्टर सी है वो √2 टाइम्स ऑफ ए है। अब ये डेटा देख के मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी कि तीनों वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, यानी कि बनेगा एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में भी दो साइड सेम है और तीसरी √2 टाइम्स ऑफ उनमें से किसी भी एक साइड के बराबर है। भाई ए और बी बराबर है और तीसरी साइड किसके बराबर है, उन दोनों में से किसी भी एक साइड, जैसे ए मान लो तो एक का √2 टाइम्स है, तो इससे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देखो देखो ध्यान से, जैसे ये मान लो वेक्टर ए है नीचे की तरफ, ये वेक्टर बी है इधर, है ना, और ये वेक्टर सी है, तीनों कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गए क्या? हाँ जी, तीनों कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गए। ए बी और सी क्या तीनों कंटिन्यूअस फॉर्म में है? हाँ जी, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो पहली कंडीशन क्या पूरी हो गई यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ जी, ये कंडीशन पूरी हो गई, है ना। ए प्लस बी प्लस सी जब भी 0 दिख जाए इसका मतलब तीनों वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे। ठीक है, a इक्वल टू बी बोला इसने, a इक्वल टू बी, अगर ये
ए और बी बराबर है तो इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भाई मान लो कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये होगा हाइपोटेनियस जो कि बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट करोगे तो ये √2 टाइम्स ऑफ इनमें से किसी भी एक वेक्टर के बराबर आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है। ये अगर मान लो 10 है, ये 10 है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ 10 आएगा फिर, है ना। इस तरीके से तो आता है। तो इससे मेरे को ये दिमाग में ये चीज आई कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये वाली साइड बराबर है और ये क्या है √2 टाइम्स ऑफ ए है ना। ये वाली साइड है √2 टाइम्स ऑफ ए और ये जो बी है, वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है जी। अब एंगल पूछा आपको कि इन तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। मतलब देखो जो वेक्टर ए और बी है पहले इनके बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों वेक्टर क्या टेल टू टेल कनेक्टेड है, क्या हेड टू हेड कनेक्टेड है, नहीं, ये दोनों टेल टू हेड कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर ए को मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। भाई इसको आगे शिफ्ट कर लोगे तो दोनों वेक्टर्स की ए और बी की टेल कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और टेल कनेक्ट हो गई तो अब ये एंगल कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री। यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। आप चाहो तो इसको पीछे बढ़ा लो तो दोनों का हेड टू हेड कनेक्ट हो जाएगा, तब ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से बताना है। हमेशा छोटे वाला एंगल बताते हैं अपन। कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये दो वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल बताना तो हमेशा ये एंगल बताएंगे, ना कि ये वाला एंगल। ये वाला एंगल हमेशा छोटे वाला एंगल बताते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और तरीका बताया था, अगर वेक्टर को आप आगे शिफ्ट नहीं करना चाहते तो जो एंगल आपको अभी दिख रहा है उसको 180 में से माइनस कर दो। अभी कितना दिख रहा है ये एंगल 90, तो 180 में से 90 को माइनस करो, कितना आएगा 90 आएगा। वही आंसर है। अगर वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड है तो जो एंगल दिख रहा है वही अपना आंसर है। लेकिन अगर हेड टू टेल कनेक्टेड है तो जो एंगल दिख रहा है उसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ज्योमेट्रिकली आप बता सकते हो। ये वाली साइड बराबर है, तो ये अगर एंगल 90 डिग्री है अंदर वाला तो बाकी दोनों का सब 90 डिग्री आएगा और दोनों एंगल बराबर बराबर आएंगे। यानी कि ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो क्या 45 डिग्री आंसर है अपना। अगर बी और सी के बीच का एंगल पूछे तो नहीं, क्योंकि ये हेड टू टेल कनेक्टेड है। तो क्या करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी अगर बताना हो तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा 45, यानी कि 135 डिग्री अपना आंसर आएगा। इसी तरीके से एंगल बिटवीन सी एंड ए पूछे तो अब ये भी देखो हेड टू टेल कनेक्टेड है तो इनके बीच का एंगल भी होगा 180 माइनस कितना दिख रहा है यहाँ पे 45, आंसर आएगा 135 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। बोलो आया क्या समझ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स of the resultant of two vectors are 17 and 7. If these two vectors are at right angle to each other, then magnitude of their resultant is. ये बोल रहा है कि कोई दो वेक्टर हैं, उनका मैक्सिमम कितना मिल रहा है हमको 17। अच्छा, मैक्सिमम कब मिलता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि वेक्टर ए और बी अगर मान ले हम इनको, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी के बराबर। तो ये आ रहा है 17 और मिनिमम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। मिनिमम कब आएगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब रिजल्टेंट आता है a माइनस बी जो कि 7 के बराबर आ रहा है। आया समझ में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो रिजल्टेंट कितना आता। तो पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि a और b का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करो। पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 2a इक्वल टू 24, यानी कि a आ गया अपने पास में 12 और क्योंकि दोनों का सम 17 है इसका मतलब b आएगा 5। ठीक है, ये आ गया। बस अब लगा दो फॉर्मूला। एंगल कितना बताया इस बार इसने 90 डिग्री। अगर इनको 90 डिग्री पे लगा देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा 90 लेना है। अब कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, और आर आ गया अपने पास में अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 169, और 169 का अंडर रूट होता है 13। इसका मतलब आंसर क्या आया, 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर आई के माइनस 3jk प्लस 2k एंड 3ik प्लस 6jk माइनस 7k सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। अब इसकी लैंग्वेज पकड़नी है। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। ये पूछ रहा है कि इसमें क्या मैं ऐड करूं, कौन सा वेक्टर मैं ऐड करूं ताकि मुझे आंसर क्या मिले, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। अच्छा ये बताओ कि वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, जेके बोलते हैं। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, जेके आना चाहिए। मतलब ये वाला वेक्टर है आई केप माइनस 3jk प्लस 2k, इसमें ऐड करना है दूसरा वेक्टर 3ik प्लस 6jk माइनस 7k, और साथ में ये तीसरा वेक्टर पूछ रहा है कि वो क्या मैं ऐड करूं, उसको सी वेक्टर बोल देते हैं एक बार। ये वेक्टर ए है, मान लो ये बी है, तो वो तीसरा हो गया सी। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस मिलना चाहिए, मतलब जेके मिलना चाहिए। तो बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर दो इसको। देखो ये आई केप और ये 3ik, ये तो बना 4ik, ये माइनस 3 और ये 6 यानी कि हो गया प्लस का 3jk, ये 2k और ये माइनस यानी कि माइनस 5k प्लस सी वेक्टर इक्वल टू jk। अब ये सब उधर ले जाओ, तो सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, देखो 4ik पे इधर जाएगा तो माइनस 4ik बना, 3jk पे इधर जाएगा तो माइनस 3jk, एक jk पहले से है तो माइनस का 2jk बचेगा, और ये माइनस का 5k इधर जाएगा तो प्लस का 5k आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वेक्टर a इक्वल टू 3ik प्लस 4jk एंड वेक्टर b इक्वल टू 7ik प्लस 24jk, देन द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a इज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये बोल रहा है कि a ये है और b ये है, वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है। तो द वेक्टर मतलब वो वेक्टर बताओ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b, जिसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर हो, वेक्टर b के बराबर हो, एंड पैरेलल टू a, यानी कि जो वेक्टर a है उसके ये पैरेलल होना चाहिए। मतलब वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर b के बराबर हो और डायरेक्शन किधर हो, वेक्टर a के अलोंग हो, क्योंकि वेक्टर a के अलोंग होगा तभी तो उसको पैरेलल बोल पाओगे आप। तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, पहले तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि क्या होगा। अगर आपको आई केप, जे केप, के केप की टर्म्स में वेक्टर गिवन हो और आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो उसका, तो एक सिंपल सा काम करना है, उसमें आई केप, जे केप और के केप वाली टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर अंडर रूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे है वेक्टर बी 7ik प्लस 24jk, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे ये आएगा 625 अंडर रूट के अंदर, और ये 25 का स्क्वायर होता है यानी कि ये 25 आ जाएगा। तो आंसर अपना आना चाहिए, मतलब जो वेक्टर होगा, जो आंसर ये पूछ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 25 होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो जो जिस वेक्टर की ये बात कर रहा है वो वेक्टर ए के अलोंग है, वेक्टर ए के अलोंग है, इसका मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं, वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 25 से, तो मुझे एक्सपेक्टेड वेक्टर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो रिजल्टेंट जो आपके पास वेक्टर आना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए 25 और डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग होनी चाहिए। तो वेक्टर ए के अलोंग अगर डायरेक्शन बतानी है किसी भी चीज की तो उसका यूनिट वेक्टर लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आपको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। अब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा देखते हैं। पहले वेक्टर ए लिख देता हूं ऊपर 3ik प्लस 4jk, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में 25 बना, कितना बाहर आएगा
5 बाहर आएगा अंडर रूट से। आया समझ में? तो ये अपने पास में आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब हमें जो वेक्टर पूछा गया है एक्सपेक्टेड वेक्टर, एक्सपेक्टेड वेक्टर वो क्या होगा? तो वो होगा 25 इंटू ए केप। 25 ए केप का मतलब है इसकी डायरेक्शन तो वेक्टर ए के अलोंग होगी और मैग्नीट्यूड होगा 25, क्योंकि ए केप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करो 25 ही आएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो कितना 25, डायरेक्शन किधर? वेक्टर ए के अलोंग। अब ए केप तो आपने फाइंड कर रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो 3 आई केप प्लस 4 जे केप डिवाइडेड बाई 5 है ना। 5 से ये 25 कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा, ऊपर 5 बचेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 आई केप प्लस 20 जे केप। ये अपना फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? 15 20 यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से करना है। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5 i cap plus 0.8 j cap plus c k cap then the value of c is, तो c की वैल्यू बतानी है, c इसमें पता नहीं कितना है, लेकिन इसने एक टर्म यहां पे यूज करी है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 के बराबर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। इसको वेक्टर ए बोल देता हूं एक बार, है ना। तो ये एक यूनिट वेक्टर है तो मैं ए के पे लिख देता हूं। चलो इसको, ये आएगा 0.5 आई के प्लस 0.8 जे के प्लस सी के। ये चीज समझ में आई क्या? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो भी वेक्टर दे रखा है इसको मैंने ए के क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो किसी भी वेक्टर का? आपको पता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं पहले तो मैं लिखूंगा 0.5 का स्क्वायर, आई केप जे केप के केप वाली टर्म्स जो भी हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो और उसके बाद में अंडर रूट कर दो, यही आएगा। और ये 1 आना चाहिए सॉल्व करने पे, दोनों साइड में स्क्वायर करो। ये तो आएगा 0.25, ये आएगा 0.64, ये सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, ये आ गया। अब ये ऐड करोगे तो ये आएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर क्या है? 1 माइनस 0.89, तो सी कितना आएगा? तो पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.11 आएगा, फिर अंडर रूट करना पड़ेगा तब जाके सी आएगा, क्योंकि इससे तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अंडर रूट करोगे तो सी आ जाएगा। तो सी होगा 0.11 यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अंडर रूट में 0.11 आना चाहिए। यूनिट वेक्टर बोलते ही समझ जाना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। यूनिट वेक्टर बोलते ही समझ जाना कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके इक्वल टू 1 कर दिया, अपने आप ही अननोन वैल्यू सी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी फॉर्म, अब ये 3 वेक्टर दे रखे हैं और आपको पूछा जा रहा है कि ये क्या फॉर्म करेंगे। तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, नो ट्राइंगल। तो हम तीनों को चेक करेंगे। देखो पहली चीज ये कि अगर 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो उससे एक ट्राइंगल बनेगा, ये कंफर्म है। कैसे? मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लो बी है, कंटिन्यूस फॉर्म में दिखा है, और ये है मान लो थर्ड वेक्टर सी जो कि अपोजिट सीक्वेंस में है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं क्या? तो क्या इससे एक ट्राइंगल बन गया? अगर 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर आ रहा हो तो क्या उससे एक ट्राइंगल बनता है? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये तो था कि अगर 2 वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की 2 कंटिन्यूअस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो थर्ड लाइन जो ट्राइंगल को बंद करेगी वो अपोजिट सीक्वेंस में उनके रिजल्टेंट को शो करेगी। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तब भी ट्राइंगल बनेगा, और a प्लस बी इक्वल टू सी लिखा हुआ है तब भी ट्राइंगल बनेगा। फर्क कितना है? अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0 लिख दूंगा इसका मतलब तीनों वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, और अगर मैं a प्लस बी इक्वल टू सी लिख दूंगा तो इसका मतलब a और b का सम c के बराबर होगा, है ना। ऐसा होना चाहिए, मतलब 2 में से कोई एक चीज यहाँ पे प्रूव होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ट्राइंगल बनेगा। कौन कौन सी?
या तो ए प्लस बी इक्वल टू सी आना चाहिए, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आना चाहिए, या तो ए प्लस बी इक्वल टू सी आना चाहिए, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब ट्राइंगल तो बनेगा। ठीक है, अच्छा अब कैसा ट्राइंगल बनेगा वो इनके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। तो पहले तो ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा पहले वही चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन को मैं पहले चेक कर लेता हूं। तो देखो, अगर मैं ध्यान से इन वेक्टर्स को देखूं तो ये है 3i कैप, ये है i कैप और ये है 2i कैप। तो अगर मैं b और c को ऐड करता हूं तो क्या मुझे वेक्टर a मिल रहा है क्या? चेक करो। अगर b और c को ऐड कर रहे हैं तो क्या वेक्टर a मिल रहा है? देखो i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप बन गया, माइनस 3j कैप प्लस j कैप माइनस का 2j कैप बन गया, 5k कैप माइनस 4k कैप प्लस का k कैप बन गया। सही है, इसका मतलब ट्राइंगल तो बन रहा है। आया समझ में? अगर मैं b प्लस c कर रहा हूं यहां पे तो मुझे वेक्टर a मिल रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल तो बनेगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, क्योंकि ये बोला नो ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ट्राइंगल तो बन रहा है। अब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है वो चेक करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं। ये कितना आएगा? देखो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब -2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको स्क्वायर करना है तो आप सीधा -2 का स्क्वायर लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। आई केप जे केप और के केप वाले टर्म है ना, उनका जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, लास्ट में अंडर रूट करना है। इससे अपने पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड, यह आएगा 9 + 4 + 1 यानी कि अंडर रूट 14 आएगा। ऐसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, क्या आएगा बोलो? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। 5 का स्क्वायर कितना आया? 9 + 1 यानी कि 10 और 25 यानी कि √35 आ गया। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ, बताओ क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 21 आएगा अंडर रूट में, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मैं, ये है √14 और ये है √21 और ये है √35, अगर मैं a का स्क्वायर करूं और c का स्क्वायर करूं, a का स्क्वायर करूं और c का स्क्वायर करूं और इनको ऐड कर लूं, तो ये तो b के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर 14, इसका स्क्वायर 21, ऐड करोगे 35 बनेगा, तो ये b के स्क्वायर के बराबर ही तो आ रहा है। यानी कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है किसी भी ट्राइंगल में। ट्राइंगल तो बन ही रहा है, वो तो हमने कंफर्म कर लिया। और ट्राइंगल में अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के, दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर इसमें दो साइड सेम आ जाती, अगर दो साइड सेम आ जाती तो ये हो जाता आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों ही साइड सेम आ जाती, सॉल्व करने पे तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता, तो ये होता इक्विलैटरल ट्राइंगल। इस तरीके से चेक कर लेंगे। आया समझ में? ये ऐसे करना है। देखो तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। तो आपको एक तरह से फोर्स बता रखे हैं और आपको ये पूछा है कि जब ये 3 फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेंगे तो कौन से वाले कॉम्बिनेशन का, कौन से वाले 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों 10-10 20 भी हो सकते हैं, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, 10-10-10, है ना, 10-20-23 भी हो सकते हैं, और 10-20 और 40 भी हो सकते हैं। तो कौन से वाले केस में रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा? अब ये कैसे पता चले? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी, मान लो कि 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पहले 2 की बात करते हैं, अगर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 वेक्टर्स का मैक्सिमम कितना आएगा? a + b, और मिनिमम कितना आएगा? a - b। ये तो हमको पता ही है। और उनके बीच में भी कोई वैल्यू आ सकती है क्या? हाँ, बीच में भी आ सकती है। अगर उनके बीच में कोई थीटा एंगल हो, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तब तो आ जाता है मैक्सिमम, और दोनों अपोजिट होते हैं तो
मिनिमम, और उनके बीच में अगर कोई थीटा एंगल है 0 से 180 के बीच में कुछ भी, तो फिर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू है वो आ सकती है। तो हमको इसी टेक्निक को यूज करना है चेक करने के लिए। देखो, जब भी आपको 3 वेक्टर दे दे, कोई भी 3 वेक्टर, जैसे आपको दे दिया 10 10 20, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, और हमें चेक करना है कि इनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है क्या। तो सबसे पहले सबसे बड़े वेक्टर को अलग कर दो। सबसे बड़ा वेक्टर कौन है यहाँ पे, 20, उसको अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर लिया मान लो। फिर छोटे वाले जो 2 वेक्टर बच गए उनका सम कर लो, यानी कि उनका मैक्सिमम फाइंड कर लो और मिनिमम फाइंड कर लो। इन दोनों का जो बचे हुए 2 हैं उनका मैक्सिमम कितना आएगा, 10 + 10 यानी कि 20, और मिनिमम कितना आएगा, 10 - 10 यानी कि 0। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 से लेकर 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 0 और 20 भी हो सकता है। अगर तीसरा वेक्टर उस रेंज में आ जाए, इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। कैसे, जैसे 10 और 10 को आप एक ही डायरेक्शन में लगा दो, ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कितना हो गया, 20। और ये तीसरा वेक्टर है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो 20 वाले को, तो ये 10 और 10 20, इस 20 को कैंसिल कर देंगे, तो आ गया ना रिजल्टेंट 0, है ना। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़े वाले वेक्टर को अलग कर लो, छोटे वाले 2 का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लो। अगर सबसे बड़े वाला वेक्टर उस रेंज में आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी लगा दो उनको। तो पहले वाले का रिजल्टेंट 0 आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम कितना आया, 20, मिनिमम कितना आया, 0। तो 0 से 20 के भी, 0 से 20 के या तो बराबर होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए थर्ड वेक्टर, तो 20 के बराबर है ना, मैक्सिमम के बराबर है ना, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है। दूसरे वाले को चेक करो, ये मैंने ए को चेक किया है, ऐसे बी को चेक करो। इस बार क्या करना है, मैंने लिखा 10 10 10, इस बार बोले तीनों ही सेम है। अब बोलोगे इसमें बड़े वाला तो अब है ही नहीं कोई बात नहीं, किसी एक को अलग कर लो। मैंने इस 10 को अलग कर लिया, ठीक है। अब छोटे वाले 2 को देखो, मतलब बाकी 2 को देखो, इनका मैक्सिमम कितना, 10 + 10 यानी कि 20, मिनिमम कितना, 0। तो 0 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, और 0 और 20 भी आ सकता है। क्या ये उस रेंज में है, हाँ, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 2 वेक्टर्स 10 और 10 को 120 डिग्री पे लगा दूं, कितने एंगल पे, 120 डिग्री, तो एक प्रॉपर्टी है आपको याद होनी चाहिए कि 2 वेक्टर अगर बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आता है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 10। अब जो तीसरा वेक्टर बच गया, भाई 2 को लगा दिया 120 डिग्री पे, तीसरा जस्ट इसके ऐसे नीचे की तरफ, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तीसरे को, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तीसरे को कैंसिल कर देगा, तो आ गया ना 0। तो आ सकता है इनका 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तीसरे को चेक करो। तीसरा ऑप्शन क्या है, 10 20 23, इसको चेक करो। सबसे बड़े वाले को अलग किया, तो 10 और 20 का मैक्सिमम कितना, 10 + 20 यानी कि 30, मिनिमम कितना, 20 - 10 यानी कि 10। 10 और 30 के बीच में है क्या, 23, हाँ, इसका मतलब रिजल्टेंट 0 आ सकता है इसका भी। फोर्थ वाले को चेक करो, फोर्थ वाला क्या है, 10 20 40। अब 40 अलग किया सबसे बड़े वाले को, अब इन दोनों को ऐड करो, मैक्सिमम फाइंड करो, मतलब इसका, तो ये आएगा 30, मिनिमम फाइंड करो, ये आएगा 10, मैक्सिमम आएगा 10 + 20 यानी कि 30, मिनिमम आएगा 20 - 10 यानी कि 10। क्या 10 और 30 के बीच में ये है, नहीं। अगर मैं इन दोनों को, छोटे वाले 2 को एक डायरेक्शन में भी लगा दूं, तो भी मैक्सिमम 30 मिलेगा, जो 40 को कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, इनका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। आया समझ में। ऐसे कोई भी आपको दे दे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया 135, क्या इनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है, बताओ फटाक से। किसको अलग करोगे, 5 को अलग कर दिया, 1 और 3 का मैक्सिमम कितना, 4, मिनिमम कितना, 2। क्या 2 और 4 के बीच में है 5, नहीं, इसका मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the sum of two forces acting at a point is 16 Newton. If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are, तो आपको forces बताने हैं।
ये बोल रहा है द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। सम बोल रहा है, यानी कि दो फोर्स है, उनका सम कितना है, a प्लस बी कितना है, 16 के बराबर है ना। सिंपल एडिशन उनका 16 के बराबर है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, उनका रिजल्टेंट कितना है 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। भाई ए और बी में से एक छोटा वेक्टर एक बड़ा वेक्टर है, तो छोटे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये है छोटा, है ना, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है कौन, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना है 8 के बराबर है, ये भी बता रखा है। वेक्टर बी किधर होगा, मतलब अगर ये वेक्टर ए इधर है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वेक्टर बी किधर लेना है, इधर लेना है या इधर लेना है। अगर ए और बी का रिजल्टेंट आर है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या दोनों वेक्टर के बीच में कहीं आता है, तो ये बीच में आना चाहिए ना आर, इसका मतलब बी इधर होना चाहिए। वेक्टर बी किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होगा वेक्टर बी। ठीक है, आप चाहो तो इसको इसके पैरेलल यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, एक ही बात है, इधर भी दिखा सकते हो वेक्टर बी को। ठीक है, ये वेक्टर ए, ये बी और ये इनका रिजल्टेंट आर। इतनी बात क्लियर है क्या। अब देखो पूछा क्या है, उस पर आते हैं। इसने पूछा देन द फोर्सेज आर, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हो, तो मैं क्या लिखूं, देखो ये वेक्टर ए है, ये आर है और ये क्या है बी। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस कौन है बी, तो बी का स्क्वायर, बी तो हाइपोटेनियस है ना यहाँ पे, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये इक्वेशन बनी। तो बताओ आर स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया इक्वल टू आर स्क्वायर, आया ऐसा। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हम इसको बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा b प्लस ए क्या दे रखा है, ये तो 16 दे रखा है, तो 16 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बताओ b माइनस ए क्या है अपने पास में, अच्छा r की वैल्यू पता है हमको, r कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करोगे, भी r की जगह 8 लिख दो, 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 64 और 16 ये कैंसिल होके 4 बचेगा इधर। तो एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, एक हमने ये सॉल्व करके फाइंड कर ली, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो ये आएगा 2b इक्वल टू 20, यानी कि b की वैल्यू आ गई 10। जब b 10 आ गया तो आगे भाई a और b का सम तो 16 है ना, तो a क्या होगा 6 होगा, सीधा ही आ रहा है। अगर b की वैल्यू 10 आ गई तो b की वैल्यू 10 इस इक्वेशन में पुट कर दो, a आ जाएगा यानी कि 6। ये अपने आंसर है, तो एक 6 होना चाहिए और एक 10 होना चाहिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर्स p q and r have magnitudes 5 12 and 13 units and p plus q equal to r, then the angle between q and r is, तो q और r के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, देखो वेक्टर p q और r, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 12 और 13। ये डेटा देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर अगर मैं ऐड करता हूं तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर किया जाए यहां पे तो वो r स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो p और q है ना, अगर उनका स्क्वायर करके अगर आप ऐड करते हो और वो r स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फॉलो हो रही है। और पाइथागोरस थ्योरम किस में फॉलो होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होती है क्या। तो ये p है, ये अपना q है और ये अपना r है, ये 5 ये 12 और ये 13 है। अब सीक्वेंस क्या होगा इनका वो देखेंगे। इसने बोला p प्लस क्यू इक्वल टू आर, खुद नहीं बोला p प्लस क्यू इक्वल टू आर, तो p और q क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में, और इनका जो रिजल्टेंट r है वो होना चाहिए अपोजिट सीक्वेंस में, ऐसे होने चाहिए तीनों। अब पूछा क्या है,
द एंगल बिटवीन Q एंड R इज, Q और R के बीच का एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल मान लो थीटा। क्या दोनों वेक्टर हेड टू हेड कनेक्टेड है? हाँ जी, इसका मतलब जो एंगल यहां पे दिखा रखा वही अपना आंसर है ना। तो एंगल बिटवीन Q एंड R क्या होगा बताओ। ठीक है, देखो ये एंगल कितना है, थीटा। एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। अब आंसर आपको देखो कोस की टर्म्स में दे रखे हैं सारे, तो इसके लिए कोस थीटा लिख दो। क्या आएगा, पहले तो कोस थीटा लिखो। कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12/13। तो थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 12/13। ये अपना आंसर है। बोलो आया क्या, कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।